नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी शुरू हो गई है, तो आप लोग जल्द से ज्वाइन हो जाएं। और ये क्लास हमारी यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने इसका नाम दिया है MIQ, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज है, जिसमें हम MCQ क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। इसमें हम उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका विस्तृत रूप से आपको एक मैगजीन उपलब्ध कराई जाती है संस्थान के द्वारा, जो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होती है। तो आप हमारे द टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर के इसकी मैगजीन भी प्राप्त कर सकते हैं। डेली जो करंट अफेयर की क्लास चल रही है, उस क्लास के आधार पर जो मैगजीन तैयार होती है उसको आप डेली ले सकते हैं। हमारे द काउंसिल आईएएस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, साथ साथ ऐप दिया हुआ है। आप ऐप के माध्यम से हमारे यहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर द काउंसिल सिविल सर्विसेज सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा। वहां से आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की स्टडी मटेरियल भी आपको जो फ्री में संस्थान की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है वो आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास की आगाज करते हैं। और आज का क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से देखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में विचार करने की बात कर रहा है। पहला कथन है कि प्रत्येक वर्ष 4 मई को यह दिवस मनाया जाता है। और दूसरा कथन है कि दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा की थी। दो कथन दिए गए और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और न ही दो। ये आपको दो कथन दिए गए, जिनके आधार पर 4 आपको ऑप्शन मिले हुए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 3 मई को मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। और ये 3 मई को जो आयोजित किया जाता है, इसका उद्देश्य है कि प्रेस और मीडिया की आजादी जो है, प्रेस और मीडिया की आजादी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य रहा है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा किया था कि यह मनाया जाएगा, इस दिवस की यानी घोषणा हुई। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। और यह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे, जो पहला कथन इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष 4 मई को यह दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ये गलत है। तो पहला कथन आपका गलत हुआ, क्योंकि ये 3 मई को मनाया जाता है, न कि 4 मई को मनाया जाता है। वहीं दूसरा कथन दिया है कि दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा की थी, तो बिल्कुल ये सही उत्तर है। और ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 इसका कथन आपको सत्य दिखाई देगा। अब बात करें इस बार जो 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इसकी थीम थी एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में सूचना। एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में सूचना 2022 की थीम रही है। अब अगर प्रेस को बात करें तो ये लोकतंत्र का, जैसा कि आपको पता है, कि चौथा स्तंभ माना जाता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या रहा? बी रहा, केवल 2 आपको दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं इसको। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को। और इस वर्ष थीम क्या है? एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में सूचना। अब उद्देश्य क्या है इसका? प्रेस और मीडिया की आजादी के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, जैसा कि हमने आपसे बात किया। और प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। और दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा किया था। ये आपके रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला
की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? पुनः एक बार आप देख लें कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी TRIHOB की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी आपको दिखाई दे रहा है मेघालय। तो आपको बता दें कि उड़ीसा राज्य एसटी और एससी विकास विभाग ने, तो उड़ीसा राज्य की जो एसटी और एससी विकास विभाग है, इसने आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर समझौता किया। तो किसने किया है? उड़ीसा राज्य ने किया। अब ये जो है, ये आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला जो है, ये उड़ीसा की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य पर एक भंडार स्थापित करेगा। तो ये जो वहां के जनजातीय लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर एक भंडार स्थापित करेगा, यानी रिस जो है उसको स्थापित करके वहां के जो लोग हैं आदिवासियों को, उनके लिए एक स्वास्थ्य की सिक्योरिटी मुहैया कराएगा। इसका सही उत्तर आपको क्या दिख रहा है? इसका सही उत्तर दिखा सी, यानी उड़ीसा इसका सही उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसी चीज को, ये आपको उड़ीसा का मैप दिखाई दे रहा है। उड़ीसा राज्य एसटी और एससी विकास विभाग ने आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और ये जो है उड़ीसा की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य पर एक भंडार स्थापित करेगा। ये आपको हमने जैसा कि बताया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि मौद्रिक नीति समिति की मई 2022 की बैठक के बाद संशोधित रेपो दर क्या है? इससे पहले हमने अप्रैल में आपको एक बताया था कि रेपो दर के बारे में बात चली थी। उसी संबंधित जो मई में 2022 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई, और ये बैठक वैसे जो है कि एक इसकी जो बैठक हुई है ये अनिर्धारित बैठक है, निर्धारित समय के पहले, क्योंकि अभी तो अप्रैल में आया ही था, तो मई में कैसे आ सकता? तो ये अनिर्धारित एक बैठक बैठाई गई है मई 2022 में, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अनिर्धारित है, समय से पहले आ गई, तो इस पर क्वेश्चन बनने की संभावना दिखाई दे रही। ये कह सकता है कि मौद्रिक नीति समिति की मई 2022 की बैठक के बाद संशोधित रेपो दर क्या है? ये है 3.00%, एक ए में ऑप्शन है, बी में है 3.40% और सी है 4.00% और डी है 4.40%। ये आपको दिखाई दे। तो आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने जो अभी मई 2022 में मौद्रिक नीति की एक अनिर्धारित बैठक आयोजित की है, इसमें जो है रेपो दर को 40 आधार अंकों से बढ़ा करके 4.40% कर दिया। तो अभी आपने देखा कि जब अप्रैल की हमने बात किया था, तो वहां हमने बताया था कि रेपो रेट जो भारत की है, जो रिजर्व बैंक की, वो 4% थी। अभी क्या इन्होंने कह दिया है कि 40 आधार अंक बढ़ा दिया है, तो 4.40 हो गया है। तो 40% आपको अब दिखाई देगा, 4.40% आपको दिखाई देगा। ये 40 आधार अंकों को अभी बढ़ाया गया है। इससे पहले कब कितना था? तो ये था 4% था। और जो मौद्रिक नीति समिति के सभी 6 सदस्य हैं, उन लोगों ने सर्वसम्मति से उदार रुख बनाए रखते हुए दरों में वृद्धि के लिए मतदान किया, जिस कारण यह हुआ। और इस निर्णय का उद्देश्य यह है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, जो महंगाई भारत में दिख रही है उसको नियंत्रित करना है, जो पिछले 3 महीनों से 6% से ऊपर बनी हुई। पिछले 3 महीनों में आप देखेंगे तो भारत की जो महंगाई दर है वो 6% से ऊपर बनी हुई है, उसको नियंत्रित करना। कैसे नियंत्रित करेंगे? जैसे रेपो दर अगर बढ़ाई जाती है, रेपो दर, तो जो रिजर्व बैंक अगर रेपो दर बढ़ा देती है, तो जो वाणिज्यिक बैंक है वो कम पैसा लेंगी रिजर्व बैंक से, ये प्रयास करेंगे कम ले। और जब वो कम लेगी तो मार्केट में पैसा कम देंगी, और मार्केट में कम पैसा देंगी तो लोगों के पास कम पैसा जाएगा, तरलता कम होगी, और कम पैसा महंगाई को कम कर देता है। अधिक पैसा जो होता है, अधिक पैसा भी महंगाई को बढ़ाता है। तो अधिक पैसा होने से व्यक्ति के पास महंगाई बढ़ जाती है। तो अभी तक जो हुआ, रेपो दर जो है कम था, तो अधिक मात्रा में जो है कि तरलता मार्केट की बढ़ गई, और जब मार्केट की तरलता बढ़ गई, पैसे ज्यादा हो गए, तो महंगाई आ गई। अब महंगाई को नियंत्रित करना होगा, इसीलिए ऐसा जो है कि रिजर्व बैंक ऐसा कह रहा है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ये जो रेपो दर है इसको बढ़ा करके 40 आधार अंकों को बढ़ा करके 4.40% कर दिया गया। इस तरह से ये रहा। इसमें देख लें आप, रिजर्व बैंक ने मई 2022 में मौद्रिक नीति समिति की एक अनिर्धारित बैठक के बाद
रेपो दर को 40 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.40% कर दिया। और इस निर्णय का उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, जो पिछले 3 महीनों में 6% से ऊपर बनी हुई। इस तरह से ये क्वेश्चन रहा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, हाल ही में चर्चित अनंगताल झील, अनंगताल झील के बारे में पूछ रहा है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, एक है कि इसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा कराया गया था। बी है, यह झील दिल्ली के महरौली में स्थित है। 2 ऑप्शन ये इसमें दिए हुए। अब पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। यहाँ है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आपको बता दें कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने दक्षिण दिल्ली में, जो दक्षिणी दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक ये अनंगताल झील है, इसके जीर्णोद्धार का आदेश दिया। तो हाल ही में इसके जीर्णोद्धार का आदेश दिया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, जिस कारण ये चर्चा में अनंगताल झील रही। अब इस झील की बात करें तो यह जो है कि दिल्ली के महरौली में स्थित है। कहां पे स्थित है? तो ये दिल्ली के महरौली में आपको स्थित दिखाई देगी अनंगताल झील। और इसका निर्माण जो है तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय ने किया था। अब ये तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय ने जो अनंगताल झील का निर्माण किया था, ये कब किया था अगर पूछा जाता है तो 1060 ईस्वी में इसको जो है इसका निर्माण कराया था। और अगर अनंगपाल द्वितीय के बारे में बात करें तो ये 11वीं सदी में, ये जो 11वीं शताब्दी थी उसमें दिल्ली की स्थापना करने और उन्हें बसाने हेतु इनको जाना जाता है। अनंगपाल द्वितीय को अनंगपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता है, जो तोमर वंश से संबंधित थे अनंगपाल जी। अब यह दिल्लिकापुरी के संस्थापक थे। किसके थे? दिल्लिकापुरी के संस्थापक थे, जो आगे चल करके आप देखेंगे ये दिल्लिकापुरी जो है दिल्ली के नाम से जानी गई। तो इस तरह से आप देखेंगे अनंगताल झील को किसने बनवाया था? तो तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1060 में बनवाया गया था। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के महरौली में स्थित है। इस तरह से ये रहा। अब इसका दोनों ऑप्शन आप देखेंगे सही दिख रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों हमारे कथन सत्य हैं। देखिए आप, ये झील आपको दिखाई दे रही है अनंगताल झील। संस्कृति मंत्रालय के दक्षिणी दिल्ली में, संस्कृति मंत्रालय ने दक्षिणी दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक अनंगताल झील के जीर्णोद्धार का आदेश दिया और दिल्ली के महरौली में स्थित है। निर्माण कौन किया? तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा 1060 ईस्वी में। और 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने उसे बसाने हेतु अनंगपाल द्वितीय को जाना जाता है। अब अनंगपाल द्वितीय जो है, जिनको अनंगपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता है, ये तोमर वंश से संबंधित है और दिल्लिकापुरी के संस्थापक थे, जो दिल्ली के नाम से आगे जाना गया, जैसा कि हमने आपको अभी विस्तार में उसकी चर्चा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन किस स्थान पर कमीशन किया? ध्यान से एक बार पुनः देखेंगे कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन यानी सीजी किस स्थान पर कमीशन किया है? ऑप्शन ए है कोच्चि, बी है बेंगलुरु, सी है हैदराबाद और डी है ईटानगर। तो आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल ने कोच्चि के नेंदु बसेरी में, कोच्चि के नेंदु बसेरी में तटरक्षक वाई एनक्लो में अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन कमीशन किया। तो ये कहां पे किया है? कोच्चि में। और कोच्चि में कहा? नेंदु बसेरी में किया है। अब यह नया जो एयर स्क्वाड्रन है स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस्ड मार्क जो है 3rd हेलीकॉप्टरों से लैस है। और ये अब तक जो है कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप तट को कवर करने के लिए इस तरह से कोच्चि में 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। इस तरह से इसका सही उत्तर आपको दिखाई देगा ए, यानी कोच्चि दिखाई दे रहा है। देखिए आप, ये कोच्चि आपको भारत में स्थान में कोच्चि आपको एक अलग मैप दिखाई दे रहा है। कोच्चि यहाँ स्थित है। तो भारतीय तटरक्षक बल ने कोच्चि के नेंदु बसेरी में तटरक्षक वाई एनक्लो में अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन कमीशन किया। अब यह नया एयर स्क्वाड्रन स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस मार्क 3rd हेलीकॉप्टरों से लैस है। अब तक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के तट को कवर करने के लिए कोच्चि में 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। इस तरह से जो हमने आपको बताया। नेक्स्ट रहा ये क्वेश्चन 6 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, देख लीजिए, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी FCTV हब किस शहर में स्थापित किया गया? इस तरह से क्वेश्चन है। ए है कोलकाता,
बी है लखनऊ, सी है हैदराबाद और डी है भोपाल। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दिख रहा है क्योंकि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की बात चल रही है। अब ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये पूछा जा रहा है कहाँ स्थापित किया गया, तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में स्थापित किया गया। अब हैदराबाद में आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज है, उसी में इसको स्थापित किया गया। हैदराबाद में कहा, डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में इसको स्थापित किया गया। इस तरह से इसका सही उत्तर आपको सी दिखाई दे रहा है, यानी हैदराबाद। देखिए ये हैदराबाद भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित हुआ। और तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और जो है लॉरस लैब्स के साथ साझेदारी में इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का समर्थन किया। इस तरह से आपने देखा कि हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है। ए है ओपन, बी है डेली हंट और सी है स्विगी और डी है ओला। तो आपको बता दें कि बंगलुरु में स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन 100वां यूनिकॉर्न बना है। तो कौन बना है, अभी ये ओपन बना है 100वां यूनिकॉर्न। और ये ओपन जो स्थित है ये बंगलुरु में नियो बैंक प्लेटफॉर्म में स्थित है। और भारत वर्तमान में जो है आप देखेंगे जब ये 100वां यूनिकॉर्न बना ओपन, तो इसके साथ भारत वर्तमान में इसका दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या में अब मामले में क्या हो गया, ये वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर हो गया। यानी विश्व की दुनिया में ये तीसरे स्थान पर इस मामले में है। यूनिकॉर्न के मामले में पहले स्थान पे कौन है, तो अमेरिका दिखाई देगा, दूसरे पे चीन दिखाई देगा और तीसरे स्थान पर भारत दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब अगर बात करें ये यूनिकॉर्न होते क्या है, तो यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप होते हैं जिनका मूल्य जो है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता। तो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जिनका मूल्य होगा, ऐसे स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है, तो ओपन बना है। डेली हंट भी भारत का यूनिकॉर्न है, स्विगी भी भारत का यूनिकॉर्न है, ओला भी भारत का यूनिकॉर्न है। लेकिन 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है, वो ए नंबर पे यानी ओपन बना है। इस तरह से आपको दिखा कि इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। जो चीजें हमने आपसे बात की है देख लीजिए। 100वां यूनिकॉर्न आपको फोटो में दिखाई दे रहा है फ्रॉम इंडिया का, आपको बंगलुरु में स्थित है नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन 100वां यूनिकॉर्न बना। भारत वर्तमान में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या के मामले में देखेंगे वैश्विक स्तर पर तीसरे पर है। अमेरिका और चीन, अमेरिका पहले पर, चीन दूसरे पर। लेकिन आप देखेंगे तीसरे पर भारत आपको दिखाई देगा, चौथे पर यूके दिखाई देगा और 5वें पर जर्मनी दिखाई देगा। इसमें लिखा है अमेरिका और चीन से पीछे भारत है, लेकिन यूके और जर्मनी से आगे दिखाई दे रहा है। फिर यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप होते हैं जिनका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है, जैसा हमने आपको बताया। अब अगर बात करें इस यूनिकॉर्न शब्द की, तो ये यूनिकॉर्न शब्द को पहली बार कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में स्थित एक सीड स्टेज वेंचर कैपिटल फंड काउ बाय वेंचर्स के संस्थापक एलिन ली द्वारा गढ़ा गया था। इस यूनिकॉर्न को पहली बार गढ़ा किसने था, तो काउ बाय वेंचर्स के संस्थापक है एलिन ली ने इस शब्द को गढ़ा था, यानी यूनिकॉर्न को गढ़ा था। तो इस तरह से रहा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि हर्षदा शरद गरुड़ IWAF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई। एक बार पुनः आप देख लें इसको कि हर्षदा शरद गरुड़ IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई है। और दूसरा है हर्षदा से पहले इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी है, ऐसा पूछा जा रहा है। और पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, न तो एक और न ही 2, ये कथन आपको दिखाई दे रहे हैं।
और इसमें से ध्यान रखिएगा पूछ क्या रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है। असत्य कथन इसमें से कौन सा है? तो आपको बता दें कि हर्षदा शरद जो हैं हाल ही में यूनान के हेरा कलियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक बन गई है। और यहाँ पर देखेंगे भारत की पहली भारोत्तोलक बन रही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली भारोत्तोलक है हर्षदा शरण गरुड़। और ये जो इस बार बनी है IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में, ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना, यूनान में हेरा कलियोन में इसको आयोजित किया गया है। और हर्षदा से पहले अगर बात करें तो भारत की दो जो है खिलाड़ी ऐसी हैं जो इसमें जो है चैंपियन में इसमें पदक जीत चुकी हैं। उनमें से दो कौन है? 2013 में मीराबाई चानू ने जीता था, और मीराबाई चानू ने जो जीता था वो कांस्य पदक जीता था, जबकि पिछले साल आप देखेंगे तो अंचिता श्यूली ने रजत पदक जीता था। इस तरह से आप देखेंगे हर्षदा शरण के पहले दो भारतीय खिलाड़ी हैं जो इसमें चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी हैं। एक आपको मीराबाई चानू दिखी, एक अंचिता श्यूली दिखी। इस तरह से ये दोनों कथन हमारे सत्य हैं, लेकिन ये पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा, इसलिए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी न तो एक और न ही दो आपको ये दिखाई देगा। ये आप देखेंगे फोटो, इनमें शरद जो हर्षदा शरद गरुड़ है, इनकी एक फोटो आपको दिखाई दे रही है। ये यूनान के हेरा लियोन में आयोजित आपको IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई। और हर्षदा से पहले इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी 2013 में मीराबाई चानू ने कांस्य पदक जीता, और पिछले साल अंचिता श्यूली ने रजत पदक जीता था। इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इतना ही। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को लेकर के। थैंक यू।